Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of December 2020. तो 15 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट। इसके अलावा नीचे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक आपको मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। कल मैंने एक डे वाइज टाइम टेबल का वीडियो बनाया है कि आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है टिल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए, ताकि आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो उस वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी। एंड हमारा सीसैट कोर्स जो है, जिसको अगर आपको सीसैट में आपको लगता है वीक है, तो सीसैट कोर्स हमारा चल रहा है, तो यू कैन ज्वाइन दैट सीसैट कोर्स, जिसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें उसमें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी पोर्शन। सो यू कैन ज्वाइन दैट सीरीज, लिंक उसकी भी नीचे दी हुई है। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। आज के क्वेश्चंस देखते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इसको IMAC बोलते हैं, IMAC बोलते हैं, इंडिया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर बोलते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। स्टेटमेंट्स दिया है, पहला कह रहा है इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। दूसरा कह रहा है ट्रैक्स ओनली नॉन मिलिट्री एंड कमर्शियल शिप्स। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ब्लू टाइड रिसेंटली इन द मुंबई कोस्ट। मुंबई कोस्ट में रिसेंटली ब्लू टाइड आई थी, तो उसका रीजन क्या है? दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। जियोमैग्नेटिक एनॉमली कॉजिंग द रॉक्स टू इल्यूमिनेट, माइक्रोस्कोपिक मैरीन प्लांट्स प्रोड्यूसिंग लाइट थ्रू केमिकल रिएक्शन इन प्रोटीन, एबंडेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, या वेस्ट वाटर डिस्चार्ज। तो इनमें से क्या रीजन है आपके ब्लू टाइड का, जो कि मुंबई में आया था? तो ऑप्शंस आपको बता दिया मैंने, आप बताइए क्या आंसर होगा। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन। तो वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? ऑप्शंस आर इन्फॉर्मेशन ऑन द कमर्शियल नॉन मिलिट्री मर्चेंट शिपिंग, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेवल मिलिट्री मूवमेंट्स, डेटा ऑन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माइनिंग, या इन्फॉर्मेशन ऑन ग्लोबल सी मिनरल एक्सप्लॉयटेशन। तो दीज आर द बेसिकली 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे देखो, IMAC जो है, आप पॉज करके आंसर ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा अपनी तरफ से, आपसे क्या आता है क्या नहीं आता है, फिर बाद में मैं भी आंसर बता रहा हूँ तो आप उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना? पॉज करके लेकिन आप आंसर्स कर लीजिए। पहला जो सवाल है उसका आंसर होगा C, यानी कि बोथ A एंड B दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना? कि इंडियन नेवी प्लस कोस्ट गार्ड ने डेवलप किया था, और ये नॉन मिलिट्री और केवल कमर्शियल शिप्स, नॉन मिलिट्री एंड कमर्शियल शिप्स का ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, इसलिए ये मैं आगे बताता हूँ इसको कैसे कनेक्टेड है। दूसरा सवाल था ब्लू टाइड क्यों थी। तो ब्लू टाइड जो थी उसका रीजन था बायोल्यूमिनेसेंस, बोलते हैं इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको, यानी कि माइक्रोस्कोपिक मैरीन प्लांट्स अगर लाइट प्रोड्यूस करने लगे बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस इन प्रोटीन एंड ऑल, तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, ठीक है ना? बी विल बी द आंसर फॉर दैट। तीसरा हमने बोला था वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो पहले क्वेश्चन में जो मैंने बताया ना कि IMAC क्या करता है, केवल कमर्शियल प्लस नॉन मिलिट्री शिप्स की इन्फॉर्मेशन रखता है। तो ये जो कमर्शियल प्लस नॉन मिलिट्री शिप्स की इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसको वाइट शिप इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन। दैट इज द रीजन वाई जिसका आंसर हो जाएगा वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन का ए, इन्फॉर्मेशन ऑन कमर्शियल एंड नॉन मिलिट्री मर्चेंट शिपिंग, ठीक है ना? तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को बिल्कुल मिला होगा आपको, ठीक है ना? आगे मूव करते हैं आज के कोट ऑफ द डे पे। कोट ऑफ द डे देखते हैं आज का क्या है। तो आज का कोट है, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आर टू स्मॉल। रिचर्ड ब्रैंसन द्वारा ये कोट लिखा गया है। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, जैसे कि आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना? कई लोगों को डर लगता होगा, कई लोगों को प्रीलिम्स के पहले डर लगता होगा, टेस्ट सीरीज में डर लगता होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि दैट इज गुड इनफ अ ड्रीम फॉर यू एंड यू शुड परस्यू दैट ड्रीम। बट अगर आप कोई ऐसी चीज की तैयारी करें जिसमें आपको कोई डर ही नहीं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं आई एम नॉट डिमीनिंग एनी एग्जामिनेशन, हर एग्जामिनेशन की अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन कुछ बहुत छोटे एग्जामिनेशन भी रहते हैं जो आपके छोटे एग्जाम कौन से होते हैं? छोटे एग्जाम होते हैं जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के नीचे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रेजुएट हो और आप 12th लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आपके लिए एक छोटा एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना? अगर आप 12th वाले हो और आपको 10th लेवल का कोई एग्जाम देना है, तो आपके लिए छोटा एग्जाम हो जाएगा, है ना? बस सिंपल सी बात ये। अगर आप इक्विवेलेंट ग्रेजुएशन में एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है ना? लेकिन वही वाली बात है कि कई लोग ऐसे ड्रीम भी कर रहे थे, तो वो ड्रीम नहीं है, फिर वो ड्रीम नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो हो जाएगा। दैट इज द ईजी वे आउट, यू आर चूजिंग अ ईजी वे आउट। कुल
मिला करके आपने केवल एक आसान रास्ता चुन लिया है। बट इफ़ योर ड्रीम्स आर स्केयरिंग यू, अगर आपको आपके जो सपने हैं वो डरा रहे हैं, यार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो मतलब दैट इज़ अ गुड इनफ ड्रीम फॉर यू एंड दैट इज़ अ लाइफ वर्थ परस्यूइंग। वो एक गोल है जो कि आपको परस्यू करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो रिचर्ड ब्रांसन का ये कोट है कि इफ़ योर ड्रीम्स आर नॉट स्केयरिंग यू दैट मीन्स दे आर टू स्मॉल, है ना। ड्रीम बिग, ऑलवेज ये कहा जाता है ना, ड्रीम बिग। तो आपको हमेशा ड्रीम बिग ही करना चाहिए। तो दिस वॉज द कोट फॉर यू। आई होप यू पीपल हैव बिग इनफ ड्रीम फॉर यू ऑल, है ना। आज का मैप ऑफ द डे देखता हूं मैं। आज का जो मैप ऑफ द डे मैंने लिया वो जस्ट एक पॉलिटिकल मैप लिया है। पॉलिटिकल मैप किसका लिया है? पॉलिटिकल मैप लिया है यूरोप का। तो मैं आपको छोटे से एक उस पर एक बार कंट्रीज सारी बताना चाहता हूँ। बेसिकली सारी कंट्रीज एक बार आप देख लीजिए क्या क्या है। सबसे ऊपर आपको आइसलैंड दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। आइसलैंड दिख रहा है। आइसलैंड सबसे अलग से कोने में है, नॉर्वे के साइड में, इधर साइड, है ना। नॉर्वे के साइड में, और ऊपर इधर आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के ऊपर, है ना। तो ये आइसलैंड आपको दिख रहा होगा। अब अपन आते हैं स्कैंडिनेविया वाले पार्ट में। इस रीजन को स्कैंडिनेविया बोलते हैं। जो ये रीजन है ना, ये रीजन स्कैंडिनेविया कहलाता है। तो आपका नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। इधर आपको ये डेनमार्क, देखो डेनमार्क भी है। तो ये इस तरह से कंट्रीज भी याद रहना आपको चाहिए। आपको एक लोकेशन अगर पता रहेगी तो आप उसके रिलेशनशिप्स बता दोगे। इंटरनेशनल रिलेशन आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको एक बार मैप पता है। तो इधर हमने आइसलैंड देखा, फिर हमने स्कैंडिनेविया वाले पार्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड देखा। यहाँ पे देखो, है ना, नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर आपका फिनलैंड है, और नीचे इधर डेनमार्क अटैच्ड है। अब फिनलैंड के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको मिलता है रशिया। यू गेट द पार्ट ऑफ रशिया। तो ये बड़ा सा रशिया वाला पार्ट है। और जैसे ये सब कंट्रीज हैं, ये फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, ये वाली कंट्रीज है। फिर देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, इधर साइड पोलैंड, यहाँ चेक रिपब्लिक, एंड इधर आपका जर्मनी, है ना। ये कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को भी देख लो। तो रशिया से देखो, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ऐसे आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कहाँ पर है, इनकी लोकेशंस कहाँ पर है। तो इसलिए मैं आपको आज मैप दिखा रहा हूँ। देखो मैप एक्सरसाइज कैसे करनी, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैप कैसे किया जाता है। तो मैप जब मैं करा रहा हूँ तो आपको एक मैप ओपन करके भी रखना है। यू हैव टू ओपन अ मैप। जस्ट आपको देखते नहीं जाना है, आप अपने मैप में टिक करते रहो कि हाँ यार ये मैंने देख लिया, ये मैंने देख लिया, ये मैंने देख लिया। तो यू हैव टू टिक मार्क इन योर ओन एटलस। आपको अपनी एटलस में, अपने आप मैप में आपको मार्क करना है, तो ही आपको याद रहेंगी चीज़ें, तो ही आप इनको रिटेन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेक दिस अ हैबिट कि आपके पास वो मैप, आप उसको ओपन करके रखें। आप उन कंट्रीज़ को देखते जाओ जो भी वाटर बॉडी बता रहा हूँ। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपके मैप में नहीं हो तो आप उसको मार्क कर लो कि यहाँ पे सर ने बताया है, यहाँ पे ये है। या फिर अगर आप मेरे मैप में कोई चीज़ नहीं है और आपके पास है तो आप उसको देख लो, है ना। तो यहाँ पे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस और यहाँ पे यूक्रेन, फिर यहाँ पे आपका जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लो जर्मनी से जुड़ा हुआ, देखो इधर पोलैंड है। आपको याद आएगा कि पोलैंड पे जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अटैक किया था। एक्चुअली पोलैंड पे जब अटैक किया था 1939 में, तो उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। इसलिए आपको देखो यहाँ से आइडिया भी होगा कि किसी को, अच्छा यहाँ पे ऐसे अटैक किया होगा डायरेक्टली। तो ये पोलैंड है आपका डायरेक्टली जर्मनी के पास, है ना। चेक रिपब्लिक यहाँ पर है, और इधर लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन बता दिया। यूक्रेन के नीचे यहाँ मोल्डोवा, और उसके नीचे यहाँ पे रोमानिया। तो मोल्डोवा, रोमानिया, और रोमानिया के नीचे उसी जैसे बुल्गारिया, ओके, और अल्बानिया। देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले जो वर्ड्स हैं ना वो एक ही जगह है। जैसे कि यहाँ पे मोल्डोवा है, फिर आपको देखो रोमानिया है, फिर बुल्गारिया है, फिर आपका अल्बानिया है, उसके ऊपर मैसेडोनिया है। तो देखो बिल्कुल आपको याद रखने में दिक्कत होगी। मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड मैसेडोनिया। तो कैसे याद रखोगे? MRBAM। देखो मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और यहाँ पे मैसेडोनिया। फिर इसके ऊपर देखो आपको कुछ कुछ कंट्रीज मिलेंगी, जैसे कि इधर ये तो वाला पार्ट आपको पता ही रहेगा हमेशा। इटली वाला पार्ट है ये पार्ट आपको पता रहेगा, इटली, है ना। इटली से जुड़ा इधर आपको ये फ्रांस दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ लेफ्ट में फ्रांस दिख रहा है। फ्रांस से जस्ट जुड़ा स्विट्जरलैंड। देखो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ये तीनों कंट्रीज जो थोड़ा रिच कंट्रीज हैं, अच्छी कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती है ना। इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा। देखो ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों अगल बगल है, ऑस्ट्रिया और हंगरी भी देखो अलग अगल बगल है। फ्रांस और जर्मनी अगल बगल है, ठीक है ना, फ्रांस और जर्मनी। और फिर इधर आपका इबेरियन पेनिनसुला वाला जो रीजन जहाँ पे स्पेन आता है, यहाँ पे ये इबेरियन पेनिनसुला होता है, यहाँ पे स्पेन आता है। स्पेन के बाद यहाँ सबसे लास्ट में पोर्चुगल है, ठीक है ना। कैसे याद रखो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो पोर्चुगीज टीम से खेलता है और स्पेनिश लीग में था पहले, रियल मैड्रिड में था, स्पेनिश लीग में था, अब तो यूवेंटस में है, इटालियन लीग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी, दीज आर थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ये सारी चीज़ें अगर आप याद रखेंगे दैट विल बी गुड इनफ थिंग फॉर यू। तो आगे मूव करते हैं, अब न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ आते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, BSNL हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। तो BSNL ने वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? BSNL ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क। नाउ BSNL ने ये लॉन्च कर दिया है एंड ये किसके साथ पार्टनरशिप पे लॉन्च किया? इट हैज़ बीन लॉन्च इन पार्टनरशिप विद स्काइलोटेक इंडिया। तो स्काइलोटेक इंडिया के साथ इसने पार्टनरशिप पे ये लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है? देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि आप अपने जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आपके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो, आपको याद आता है कि आपके घर का AC ओपन है, तो आपके पास कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल होना चाहिए या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू आप ऑफिस में बैठे बैठे अपने घर का AC बंद कर लो। मतलब कि आपके घर का जो AC, आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको आप किससे कंट्रोल कर रहे हो? यू आर कंट्रोलिंग दीज यूजिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स एक्सेट्रा, एंड आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है ना। और एवरीथिंग इज कनेक्टेड, आपके पास आपकी हर चीज कनेक्टेड है। आपकी कार से लेकर, आपके घर की लाइट से लेकर के, आपके AC से लेकर के, आपके कूलर से लेकर के, आपके फ्रिज तक हर चीज़ कनेक्टेड होनी चाहिए और आप उसको सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स एंड सेंसर्स के थ्रू हैंडल कर रहे हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा BSNL ने लॉन्च किया है। अगली जो न्यूज़ है वो है इंडिया इज फार अहेड ऑफ चाइना इन सॉफ्ट पावर, सेज राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इंडिया जो है चाइना से सॉफ्ट पावर में आगे है। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सॉफ्ट पावर होती क्या है। सॉफ्ट पावर एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक ऐसा परसुएसिव अप्रोच है विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। मतलब जब आप अपना इकोनॉमिक या फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस यूज करते हो, जैसे कल्चरल इन्फ्लुएंस में क्या आता है आपका, जैसे मूवीज आ गई, आपके जैसे शोज आ गए, आपके यहाँ जैसे आर्ट की कोई चीज़ आ गई, जैसे पेंटिंग्स हो गई, या इंडिया में जैसे योगा है, योगा इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर ओनली। तो ये जो चीज़ें हैं ये सॉफ्ट पावर का हिस्सा होता है, जिसमें आर्ट, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये सारी सॉफ्ट पावर का हिस्सा होती है। तो ये याद रखिएगा, सॉफ्ट पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से किसी भी कंट्री के लिए मिलिट्री पावर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट पावर भी इक्विवेलेंट उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज मच हायर देन दैट ऑफ योर चाइनीज सॉफ्ट पावर, ठीक है ना। तो इसको आप याद रख सकते हैं, दिस इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। नवंबर सीज फूड इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू 9.43%। अब जो नवंबर में जो फूड इन्फ्लेशन है दैट हैज ड्रॉप्ड, ओके, नवंबर का जो फूड इन्फ्लेशन है दैट हैज ड्रॉप्ड एंड फूड इन्फ्लेशन प्राइसिंग दे हैव कूल्ड ऑफ टू 9.43% फ्रॉम 11%। पिछले अगर मंथ में देखा जाए तो 11% था, लेकिन दैट हैज कूल्ड ऑफ टू 9.43%। इसके हिसाब से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी मॉडरेट हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। 7.61% का था इन्फ्लेशन, अब वो 6.93% पे CPI बेस्ड इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जो ये डेटा है कौन कलेक्ट करता है, तो दिस डेटा इज कलेक्टेड बाय NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कलेक्ट करता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दोनों रूरल अर्बन एरिया के इन्फ्लेशन रेट को कंबाइन करता है और ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट फिर निकालता है। तो NSO हो गया, याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया, वो करता है। अब यहाँ पे एक टर्म आएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन का। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, देखो दो तरीके का इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन, और दूसरा आपका होता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब समझ लो एक तरीके से टोटल इन्फ्लेशन। टोटल इन्फ्लेशन मतलब कि वोलाटाइल प्लस नॉन वोलाटाइल दोनों एंटिटीज को मिला करके जब आप इन्फ्लेशन निकालते हो तो वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है। अब देखो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल क्या होता है, तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल मतलब वो, जैसे वोलाटाइल वो हो गए प्राइजेस बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होते हो,
प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं। याद रखिएगा, ऐसी चीजें जिनके प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वोलाटाइल, एंड नॉन वोलाटाइल वो होते हैं जिनके प्राइसेस जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इज अ कंबाइंड इन्फ्लेशन ऑफ बोथ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल आइटम्स। और जो आपका कोर इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन ऑफ नॉन वोलाटाइल, मतलब उसमें वोलाटाइल आइटम्स को हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो कभी भी चेंज हो जाएगा, 10 मिनट बाद फिर से चेंज हो जाएगा। तो कोर इन्फ्लेशन में हम केवल नॉन वोलाटाइल लेते हैं, वोलाटाइल नहीं लेते हैं। और वोलाटाइल के अंदर आते कौन कौन से हैं, तो वोलाटाइल के अंदर आता है आपका फूड, और आपका आता है फ्यूल, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। फूड एंड फ्यूल दे कम अंडर द नॉन वोलेटाइल। इसीलिए यहाँ पे हेडलाइन की बात लिखी गई है, ना कि कोर की बात, क्योंकि कोर में फूड आता ही नहीं है, ठीक है ना, तो फूड इन्फ्लेशन की बात ही नहीं की जाती उसमें, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। आगे मूव करते हैं। गुजरात इज सेट टू गेट 30,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। अब गुजरात को वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क दिया जाएगा, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट को। याद रखेगा, गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनेगा। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 30,000 मेगावाट का। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि वहां पे सोलार प्लस विंड एनर्जी दोनों जनरेट होगी। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सोलार पैनल्स भी लगेंगे और विंड मिल्स भी लगेंगी, ठीक है ना। और लगभग 72,600 हेक्टेयर का एरिया है, और this area is along the India Pakistan border, and it is set to get the world's largest hybrid renewable energy park। याद रखिएगा, renewable energy park, इसमें अडानी ग्रुप भी है प्राइवेट में, सुजलॉन भी है जो पावर जनरेटर है, सुजलॉन दैट इज अनदर डोमिनेंट प्लेयर इन द विंड एनर्जी मार्केट। तो सुजलॉन अडानी सोलर का है और सुजलॉन आपका विंड का है, तो इन सबको मिला करके आप वहां पे होगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी, आप आगे देखते जाइए। शक्ति बिल टेबल्ड। अब यहाँ पे शक्ति बिल कौन से स्टेट ने टेबल किया है, क्यों किया है, देख लेते हैं। शक्ति बिल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेबल किया है बिल विच प्रोवाइड्स स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी एंड फाइन अप टू ₹10 lakhs फॉर क्राइम सच एज रेप्स एंड एसिड अटैक। तो रेप और एसिड अटैक जैसे जो क्राइम्स है उनके लिए 10 लाख तक का पेनल्टी प्लस डेथ पेनल्टी भी किया जाएगा। दिस इज द शक्ति बिल फॉर द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है ना। दिस इज बेसिकली फॉर प्रोटेक्टिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, जो कि चाहे वो फिजिकल स्पेस हो, जो कि चाहे आउटसाइड वर्ल्ड हो, या फिर जो ऑनलाइन स्पेस है, यानी कि अगर सोशल मीडिया में भी किसी विमेन या चिल्ड्रन के हरासमेंट की कोई घटना आती है तो उसको भी शक्ति बिल के अंदर कवर किया जा रहा है। तो 10 लाख तक का फाइन है और डेथ पेनल्टी तक की सजा है कि अगर रेप और इस केस में डेथ पेनल्टी तक के लिए होगा। नाउ दिस इज मॉडल्ड एज पर द दिशा एक्ट। जैसे दिशा एक्ट आया था ना, आंध्र प्रदेश के लिए आया था, तो दिशा एक्ट लाया गया था आंध्र प्रदेश के लिए, उसी के बेसिस पे ये शक्ति बिल लाया गया है फॉर योर महाराष्ट्र। इसमें जो डेट ऑफ टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट है वो 15 दिन का दिया गया है कि आपको इन्वेस्टिगेशन प्लस चार्जशीट 15 दिनों में फाइल करनी है, और कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल शुड बी विद इन 30 डेज। तो 30 दिनों में आपको ट्रायल का कंप्लीशन करना है। एक इसमें देखो, मेरे को क्या लगता है, कई बार एक फॉल्ट भी होता है, कई बार हम क्या बहुत ही ज़्यादा जल्दी करने के चक्कर में, जैसे कि बहुत जल्दी आपने 30 दिन का टाइम दे दिया पूरे ट्रायल के लिए, तो क्या होता है इसमें कई बार गलत जजमेंट्स आने की भी संभावना है। देयर इज अ चांस दैट देयर कैन बी अ रॉन्ग जजमेंट एज वेल। एटलीस्ट आपको 60 दिनों का या 2 महीने का 3 महीने का टाइम आप दे सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम ही मत लगाओ जितना करंटली जुडिशरी में लग रहा है, बट इतना कम भी मत दो कि जो काम है फिर वो इतना हड़बड़ी में होने लगे कि वो सही जजमेंट ना मिल पाए। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द पर्सनल सजेशन की जल्दी में बहुत कई बार काम गलत भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे हम मूव करते हैं, पहले एडिटोरियल में आते हैं। पहला जो एडिटोरियल वो है फायरिंग अ वार्निंग शॉट अक्रॉस बिग टेक बोज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जो अभी रिसेंट केसेस हुए हैं, बिगेस्ट टेक्नोलॉजी जो फर्म्स हैं, जैसे कि गूगल हो गया, आपका Amazon हो गया, एप्पल हो गया, इन सब के अगेंस्ट जो वहाँ पे यूएस में केसेस चल रहे हैं, और अब जो है बिग टेक के अगेंस्ट लोग एक्ट करना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक के टाइम पे जो मोनोपोली है इन बिग टेक जायंट्स की और ज़्यादा बढ़ गई है। द मोनोपोली ऑफ दीज जायंट्स इन द योर कोरोना पीरियड हैज़ इंक्रीज्ड। अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक लॉ सूट लेकर के आया गूगल के अगेंस्ट, ठीक है ना। क्यों? उन्होंने बोला कि भाई गूगल क्या कर रहा है कि सर्च इंजन को पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है गूगल ने। गूगल करता है कि एंड्रॉयड, तो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, स्पेशली आपका जो स्पेशली जो दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, वो भी गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च लेकर के आ रहे हैं।
प्लस iOS जो है वो तो पूरा का पूरा गूगल बेस्ड ही है, मतलब गूगल को लेकर के आया है एज अ वो बेसिक सर्च उसमें। तो वही चीज़ है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि गूगल जो है वो अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा है इन द सर्च मार्केट, और फिर वो क्या है, रिजल्ट्स भी अपने फेवर से दिखा रहा है, मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं जो ज़्यादा पे कर रहे हैं उनको पहले दिखा रहा है, एड्स वाले उनको पहले दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर मिसयूजिंग देयर पोजीशन, दे आर फेवरिंग द कंटेंट इन द रिजल्ट ऑल्सो। तो सर्च रिजल्ट पे जो कंटेंट आ रहा है वो भी इस बेसिस पे आ रहा है कि कौन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है फॉर द कंपनी, ठीक है ना। इसके बाद अक्टूबर के बाद दिसंबर में एक लॉ सूट अभी फाइल जस्ट फिलहाल में हमने देखा है कि फेडरल ट्रेड कमीशन एंड 48 स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, गुआम, इन सब लोगों ने फेसबुक के अगेंस्ट किया है कि फेसबुक is doing what? Facebook is buying its competitors. Facebook is buying its competitors, मतलब कि ये मार्क जुकरबर्ग का एक कोट था, इट इज़ बेटर टू बाय दैन कम्पीट। उसने कहा था कि इट इज़ बेटर टू बाय दैन कम्पीट। तो वही वाली उसकी फिलॉसफी है जो कि अभी हाल फिलहाल देखी गई कि उसने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया, उसने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़रीद ली है। तो दैट इज़ द थिंग। इंस्टाग्राम से याद आया कि अगर आपको टेम्स IAS का इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो आप टेम्स IAS ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वही मैंने बात आपको बता रहा था कि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्क जुकरबर्ग, इज डूइंग व्हाट, ही इज बाइंग रादर देन कंपीटिंग, एंड ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर है। दिस इज ए एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर। अब देखो क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से खरीदते जाओगे देन देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू कम्पीट, एंड अगर आप मोनोपोली कर लोगे तो देन द बिगेस्ट लूजर इज द कंज्यूमर। द बिगेस्ट लूजर इन केस ऑफ अ मोनोपोली इज द कंज्यूमर। सबसे बड़ा जो लूजर होता है वो कंज्यूमर होता है ऐसे केसेस में, ठीक है ना, क्योंकि उसको कंपटीशन नहीं, उसको कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो ही हैज टू डू वॉट एवर यू से, आप जो बोलेंगे वो उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अभी जैसे इंस्टाग्राम के फाउंडर थे केविन सिस्ट्रोम, याद रखिएगा, द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम वाज केविन सिस्ट्रोम। ही सेड दैट कि बॉटम लाइन इज दैट आई डोंट थिंक वी विल एवर एस्केप द रैथ ऑफ मार्क जुकरबर्ग, इट जस्ट डिपेंड्स हाउ लॉन्ग वी अवॉइड इट। मतलब दे ऑल्सो कंसीडर दैट कि चलो ठीक है, मतलब ये फेसबुक इतना बड़ा नाम हो गया था कि दे आर सेइंग दैट कि दे विल नॉट बी एबल टू एस्केप द रैथ ऑफ मार्क जुकरबर्ग। मतलब आपको कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ेगा, वो इतना ज़्यादा आपको पैसा दे देगा। फॉर एग्जाम्पल जितना आपको नहीं मिलना चाहिए तो उससे ज़्यादा आपको दे देगा, तो आपको फिर क्या करो, आप बेचोगे ही ना, है ना। कोई अगर आपका 10,000 का कोई काम है और कोई व्यक्ति सोच रहा है कि यार 10,000 का काम मैं खरीद लूँ, आपको 1 लाख रुपए दे देगा, तो आप क्या करो, आप दे दोगे उसको, बोलोगे ठीक है ले ले, क्या करें, है ना। तो दैट इज द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अमेजॉन भी डूइंग सेम थिंग, अमेजॉन भी यही चीज करता है। जैसे अमेजॉन प्रॉफिट्स फ्रॉम द आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय अदर्स। अमेजॉन खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, लेकिन वो दूसरों के प्रोडक्ट्स, दूसरों के आइडियाज से कमाता है कि नहीं कमाता। और दूसरी चीज क्या करता है कि वो सेलर से आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी नहीं होने देता। अगर आपने देखा हो तो अमेजॉन में आप कभी भी सेलर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। आपको ठीक है, अमेजॉन आपको बताएगा कि कौन सा सेलर आपको बेच रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, आपको लिमिटेड ऑप्शंस वो दिखाएगा, एंड देन आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन आप उस सेलर से डायरेक्टली बात नहीं करते। तो अमेजॉन ने ये भी मेक श्योर किया है कि कहीं कल को ये डायरेक्टली एक दूसरे को ना बेचने लगे, इसलिए उसने आपकी जो कनेक्शंस हैं उसको थोड़ा कट ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है ना। एप्पल भी वही करता है, एप्पल अपने ऐप्स को, कुछ जो पेड ऐप्स है उन्हीं को प्रेफरेंस देता है, और फ्री जो एंड्रॉयड टाइप का माहौल बना हुआ है वैसा नहीं प्रोवाइड करने देता। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव। ये सारी चीज़ें जो होती है एंटी कॉम्पिटिटिव मेजर्स के अंदर आती हैं, और वही है कि फिर अब इनके अगेंस्ट एक्ट करना ज़रूरी है। अब एक्ट कैसे कर रहे हैं, अब एक्ट ऐसे करेंगे कि जैसे AT&T जो था 1980s में उसका ब्रेकअप किया गया। AT&T को 1980s में ब्रेकअप किया गया, तोड़ा गया, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था, टू बिग टू बी अ फर्म हो गया था वो। और वही चीज़ अब फेसबुक के लिए भी कही जा रही है कि फेसबुक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सेल करने की ज़रूरत है। फेसबुक नीड्स टू सेल व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तो वो एक जो सोल्यूशन है वो बताया जा रहा है। दूसरे बात, इसके अलावा ये जो कंपनीज है ये बहुत ज़्यादा डेटा होल्ड भी कर रही है। दे आर कलेक्टिंग द डेटा एंड दे आर यूजिंग द डेटा फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पसेस, फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, फॉर मैनिपुलेटिंग पॉलिटिकल आउटकम्स। इन सारी चीज़ों को हैंडल भी कर रही है। तो इसके ऊपर फिर रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सजेस्टेड इन द आर्टिकल। वेरी गुड आर्टिकल रिटन बाय द ऑथर। अगला जो आर्टिकल है कन्वर्जेंस ऑफ एग्रारियन डिस्कंटेंट इन साउथ एशिया। एक्चुअली इस आर्टिकल को पूरा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका मेन जो थीम है वो बता देता हूँ कि ऑथर ने कहा है कि जो कोविड-19 का टाइम था वहाँ पे केवल
देखो इंडिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री नहीं थी जिसने कि फार्म लॉस को लाया हो या फार्मर्स की एक्टिविटी को चेंज करके एक उसका कॉर्पोरेटाइजेशन करने की कोशिश की है ना। तो इंडिया इज नॉट दी ओनली कंट्री, देखो लिखा हुआ है इंडिया इज नॉट दी ओनली कंट्री टू हैव अटेम्प्टेड टू सीज दिस मूवमेंट टू डीरेगुलेट द एग्रीकल्चरल मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट को डीरेगुलेट करने की काम केवल इंडिया ने नहीं किया है, साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये काम किया है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एट द हाइट ऑफ द फर्स्ट लॉकडाउन इन मे द गवर्नमेंट inked an agreement with the World Bank to further deregulate the country's wheat market। पाकिस्तान ने में जो वीट मार्केट था उसको पूरा डीरेगुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा श्रीलंका विद द नेशनल बजट जस्ट पास्ड फॉर 2021 देयर आर ओनली मेजर एलोकेशंस टुवर्ड्स रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चरल लाइवहुड्स एंड पॉलिसीज फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज। मतलब कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो खर्चा है वो बिल्कुल कम कर दिया है ना। एंड इंस्टेड ऑफ द करंट क्राइसिस सेंडिंग गवर्नमेंट बैक टू ड्राइंग बोर्ड। तो इस तरीके से कहना चाहिए कि जो कंट्रीज हैं केवल इंडिया ही नहीं, एग्रीकल्चर के बेसिस में डीरेगुलेशन बहुत सारी कंट्रीज ने किया है, न केवल इंडिया ने बल्कि साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैज बीन सेड इन दिस आर्टिकल। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, इसका जो टर्म यूज किया ऑथर ने वो क्या है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। इट फर्दर एक्सेसरबेट्स द एक्सिस्टेंशियल डेंजर्स फेस्ड बाय द साउथ एशियन फार्मर्स। तो कुल मिलाकर के जो साउथ एशिया, ये साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज हैं, तो साउथ एशियन फार्मर्स जो है उन सभी की कहीं ना कहीं प्लाइट जो है, कहीं ना कहीं जो उनका डिस्कंटेंट है दैट इज को मर्जिंग, वो मर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है और मर्ज हो रहा है, ठीक है ना। एंड दैट इज दैट की जो डेंजर्स है फेस्ड बाय द साउथ एशियन फार्मर्स दैट इज एक्सासरबेटिंग, काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। Instead of opening up markets to large corporations is likely to spark some sort of race to the bottom that has been seen in the industrial and services sector। तो जैसा कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में देखने को मिला था कि जब उसको प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया गया था तो एक अंधी दौड़ चालू हो गई थी और उससे जो है वो फिर नुकसान ही होता है। अब वही चीज़ फार्मिंग में भी कर दी गई कि अब डीरेगुलेट करके प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कर दी गई है। तो जो फार्मिंग सेक्टर है वहां पे भी आपको यही रेस देखने को मिलेगी और इसका जो सबसे बड़ा भुक्तभोगी होगा, यानी कि सबसे बड़ा जो लूजर होगा इन ऑल दिस थिंग्स, दैट विल बी द फार्मर। वो केवल एक फार्मर होगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन सेड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। इंडिया नीड्स टू रीथिंक इट्स न्यूट्रिशन एजेंडा। इस आर्टिकल में देखो सबसे पहले ऑथर ने NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा को बताया है, ठीक है ना। तो अब देखो कि सबसे पहले ऑथर ने इसके डेटा की कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि ऑफ द 22 स्टेट्स यानी कि 22 स्टेट्स में से अगर हम देखा जाए तो देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रिवेलेंस ऑफ सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन इन 16 स्टेट्स। 16 स्टेट्स में मैल न्यूट्रिशन का एक्टिव प्रिवेलेंस हुआ है इस बार, यानी कि 2000 अभी वाला जो NFHS 5 आया है उसमें ज़्यादा देखने को मिला है। केरला एंड कर्नाटका आर दी ओनली 2 बिग स्टेट्स अमंग द 6 स्टेट्स एंड यूटीज वेयर देयर इज सम डिक्लाइन। केरला और कर्नाटका ही 2 बड़े स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर अंडर वेट हैज ऑल्सो इंक्रीज इन 16 आउट ऑफ 22 स्टेट्स। तो 22 में से 16 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर अंडर वेट हैज इंक्रीज्ड। इसके अलावा अनीमिया के जो लेवल्स हैं, अनीमिया लेवल्स अमंग द चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट वुमेन हैव इंक्रीज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विद अ डिक्लाइन इन एनीमिया अमंग चिल्ड्रन बीइंग सीन ओनली इन 4 स्टेट्स। केवल 4 स्टेट्स में बच्चों में जो एनीमिया है वो घटी है, अदरवाइज जो एनीमिया के लेवल्स हैं वो बच्चों में और एडल्ट वुमेन में बढ़ा ही है। देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज इन द प्रिवेलेंस ऑफ अदर इंडिकेटर्स सच एज एडल्ट मैल न्यूट्रिशन। जो एडल्ट मैल न्यूट्रिशन है जिसको बॉडी मास इंडेक्स से मेजर करते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, एडल्ट मैल न्यूट्रिशन भी इंक्रीज हुआ है। देन व्हाट इज मैटर ऑफ कंसर्न एज वेल इज दैट एन इंक्रीज इन ओवरवेट और ओबेसिटी प्रिवेलेंस अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो ओबेसिटी और ओवरवेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एंड ओबेसिटी एंड ओवरवेट बीइंग ओवरवेट दे आर द मेजर कॉज ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर हार्ट अटैक्स एंड जो आपका इस तरीके के बीमारियां होते हैं उनके सबसे बड़े कारण ये ओबेसिटी और आपका ओवरवेट होना ही होता है। इफ़ यू आर ओवरवेट एंड ओबेसिटी हैविंग ओबेसिटी देन यू आर मोस्ट प्रोबेबली वल्नरेबल टू हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट्स एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई है। नाउ द डेटा रिपोर्ट्स एन इंक्रीज इन चाइल्डहुड स्टंटिंग। तो चाइल्डहुड स्टंटिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड स्टंटिंग
ये यहाँ पे स्टेट्स के केस में देखने को मिले 13 आउट ऑफ 22 स्टेट्स, 13 स्टेट जो है 22 में से वहां पे आपको स्टंटिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें among the remaining 9 states 5 see an improvement of less than 1 percentage point। 5 में से जो बचे हुए स्टेट्स में से 5 में से केवल 1 परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है ना। लेकिन अगर आप पोषण अभियान देखो तो पोषण अभियान में क्या बोला गया था कि कम से कम 2 परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन होगा, तो जहां पे डिक्लाइन हुआ भी वहां पे केवल 1 परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन हुआ है, ना कि 2 परसेंटेज पॉइंट का। देखो ये लिखा हुआ है कि पोषण अभियान विच वॉज लॉन्च्ड इन 2017 इट एम्ड एट अचीविंग अ 2 परसेंटेज पॉइंट रिडक्शन। 2 परसेंटेज पॉइंट का रिडक्शन चाहिए था चाइल्डहुड स्टंटिंग में, इन सब में, लेकिन केवल 1 परसेंटेज पॉइंट का ही रिडक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा देखो और क्या चीज ऑथर ने बोली कि कुछ स्कीम्स है इंडिया में, जैसे कि मनरेगा हो गई, पीडीएस सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई, मिड डे मील स्कूल हो गए। ये इन प्रोग्राम्स के कारण कुछ पॉवर्टी और कुछ जो हंगर की प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत कम हुआ है। लेकिन अभी लास्ट के कुछ साल अगर आप देखो तो स्लो डाउन जो इकोनॉमी में देखने को मिला है, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो स्लो डाउन देखने को मिला है, रूरल वेजेस में जो स्टैग्नेंसी आई है, फार्म इनकम का लेवल घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। उन सारी चीज़ों के कारण जो हंगर के इंस्टेंसेस है एंड हंगर के कारण, स्टारवेशन के कारण डेथ की जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हंगर वॉच नाम का भी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया गया था, फील्ड सर्वे किया गया था हंगर वॉच का, राइट टू फूड कैंपेन द्वारा। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा स्टारवेशन डेथ्स देखने को मिली है, ठीक है ना। 2015 के बाद 100 से ज़्यादा स्टारवेशन बेस्ड डेथ्स देखने को मिली है। तो ये फील्ड सर्वे जो हंगर वॉच टाइप के हैं ये बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा मैसिव लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है एंड कितना ज़्यादा जो फूड कंजम्पशन उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा कि देयर इज अ नीड टू शिफ्ट टू अनदर थिंग। जो पीसमील अप्रोच है वो काम नहीं करेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि यू हैव टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, यू हैव टू प्रोवाइड एग्स, fruits, you have to start monitoring the behavioral change in the schools and all। schools के थ्रू आपको behavioral change लाने की जरूरत है। यूनिवर्सल मैटरनिटी इंटाइटलमेंट, चाइल्ड केयर सर्विसेज, ये सारी चीजें करो। ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दो, और सिर्फ ऐसा नहीं कि अवेयरनेस कैंपेन करो, आप बिल्कुल देखो, मॉनिटर करो कि ये चीज हो रही कि नहीं हो रही है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम द लिंकेजेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन बोथ, मतलब कि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी इस बेसिस पे किया जाए कि न केवल आपको फूड मिले प्रॉपर, आपको एक बैलेंस डाइट के लिए फूड मिले, है ना। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा जरूरी है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। यहाँ पे है बेसिकली टैक्स पॉलिसी इन द ट्राइंग टाइम्स। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने एक अच्छी चीज बताई कि कौन कौन से ग्रुप्स थे जो कि पैंडेमिक से बेनिफिट कर गए। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जैसे जो पैंडेमिक से बेनिफिट कर गए, तो यहाँ पे देखो लिखा है दोज डीलिंग विद द स्टॉक एक्सचेंजेस, जो स्टॉक एक्सचेंज से डील कर रहे थे, दे बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इसके अलावा दोज हु वर देयर विद द कॉर्पोरेट हाउसेज लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लैपटॉप मेकर्स, साइंटिस्ट्स इंगेज्ड इन मेडिकल रिसर्च, ये बेनिफिट कर गए। देन दोज हु वर मैन्युफैक्चरिंग द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि मेडिकल हेल्थ इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें जो ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर ये सब बना रहे थे, ये बेनिफिट कर गए। तो दीज वर सम ऑफ द ग्रुप्स दैट बेनिफिटेड फ्रॉम द पैंडेमिक। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री द पैंडेमिक लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग द पॉवर्टी लेवल। तो ऑथर ने कहा कि ऐसे कंडीशन में आपको जो टैक्स लॉज है उनको रीराइट करने की जरूरत है, टैक्स लॉज को चेंज करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि एमएनसीज जो है जो बेनिफिट कर रही है, तो आपको उनसे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। जो एमएनसीज बेनिफिट नहीं कर रही है, जो भी ऐसा ग्रुप से जो बेनिफिट नहीं कर रहा है, उनसे थोड़ा कम टैक्स लेना चाहिए। तो टैक्स को आपको इतना ज़्यादा डायनामिक बनाना चाहिए कि आप करंट स्टेटस के हिसाब से, अगर आप देख रहे हो कि साल भर पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर ऐसा उनका रहा है, तो आप उसके हिसाब से टैक्सेशन करो, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे जो फिस्कल स्टिमुलस है वो इंडिया में केवल 2% ऑफ जीडीपी प्रोवाइड किया गया। वहीं पे अगर आप देखो तो जापान में 21% ऑफ जीडीपी किया गया, ब्राजील में 10% ऑफ जीडीपी किया गया, चाइना में 7% ऑफ जीडीपी किया गया, लेकिन इंडिया में केवल 2%, तो बहुत कम किया गया। यहाँ पे ऑथर ने अगला सजेशन दिया, जैसे कि कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा इज प्लानिंग टू लेवी न्यू टैक्सेस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज। एमएनसीज फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उन पे एक नया टैक्स लगाने की कनाडा सोच रहा है, ठीक है ना। एंड जो ग्लोबल वेब कंपनीज है, दे आर ट्राइंग टू टैक्स अवॉइड, वो टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश करती है। तो इंडिया को भी कुछ ऐसे रेगुलेटरी मेजर्स करने चाहिए कि वो एक तो जो एमएनसीज है उनको टैक्स कर पाए,
प्लस अगर कोई ऐसा टैक्स अवॉइडेंस कर रहा है तो उससे भी टैक्स निकलवा पाए। तो वी हैव टू लुक फॉर बोथ। इसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग, जो आपका जीएसटी है उसमें एक एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म भी है कि कंपनीज को अगर बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिट कंज्यूमर तक शिफ्ट होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी ऐसा कंज्यूमर को बेनिफिट शिफ्ट नहीं कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी एंटी प्रॉफिटियरिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि वही है की चेंजिंग योर डायरेक्ट टैक्स लॉज विद द फास्ट चेंजिंग इवेंट्स। अपने इवेंट्स के साथ आपको टैक्स लॉज को भी चेंज करने की जरूरत है ना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को भी चेंज करने की जरूरत है। जैसे आपने अभी फेसलेस असेसमेंट एंड फेसलेस अपील सिस्टम तो लाया डायरेक्ट टैक्स सेशन में, है ना, इनकम टैक्स उसके लिए, बट आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन के लिए भी आपको कुछ अच्छे मैकेनिज्म्स लाने चाहिए। वोडाफोन में आप टैक्स का केस हार गए, है ना, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स बोल करके। तो आपको इस तरीके से जो इशूज है उनको सॉल्व करने के लिए आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म और आपको जो उसका सॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दिस इज अ सोल्यूशन सजेशन गिवन by the author in this article. I hope you will remember that. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इंडिया एंड ब्रिटेन आर डिस्कसिंग टू अपग्रेड द टाइज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोरिस जॉनसन को हमने इनवाइट किया है फॉर द 26 जनवरी। अभी उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। 2004 में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, कहना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में 2004 में डिप्लोमेटिक टाइज स्टार्ट हुई थी। 2004 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अब कौन कौन से इशूज हैं जहां पर हम लोग एग्रीमेंट करना चाहते हैं? तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विच इंक्लूड्स डिफेंस पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ट्रेड, कॉपरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। ये एरियाज है जहां पे हम स्पेसिफिकली यूके के साथ कोलैबोरेट करेंगे। कहां पे? स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, इंडो पैसिफिक पॉलिसी, ट्रेड, कॉपरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब जगहों पे हम उनसे कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अब ऑथर ने बोला कि एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू साइन अ डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट एंड वो एडवांस्ड स्टेज में है निगोशिएशन के, याद रखिएगा। एंड G2G मैकेनिज्म, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म फॉर डिफेंस डील्स, है ना, एंड फॉर डिफेंस ट्रेनिंग, ये भी हम करने, मतलब डिफेंसिवली हम बहुत ज्यादा उनके साथ एकजुट होने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा द टू साइड्स में कंक्लूड अ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन, यानी कि DTICC जिसको बोलते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट DTICC, ये भी हम यूके के साथ करने वाले हैं, ठीक है ना। देन जेट इंजन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के लिए हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट करने वाले हैं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी में हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करने वाले हैं। देन यूके ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो एक लाइजियन ऑफिसर इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म, इंडियन फ्यूजन सेंटर जो है IFC IOR जो है उसमें भेजेंगे अपने, ठीक है ना, ताकि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ सके, यूके ने बोला है। फिर अभी दोनों क्लाइमेट चेंज, UN क्लाइमेट चेंज COP26 जो होगा नवंबर 2021 में ग्लासगो में होगा, ठीक है ना। ग्लासगो कहाँ पर है ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। तो ग्लासगो में होगा और वहां पर ये दोनों फिर से मिलेंगे, तो देखते हैं कि क्या आगे बातचीत होती है। स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी इज रेडी। अब इंडिया का पहला 3 में से पहला स्टील्थ फ्रिगेट है जो कि रेडी कर दिया गया है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड है, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। तो प्रोजेक्ट 17A जो है नेवी का, उसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है आपका हिमगिरी। पहला है स्टील्थ फ्रिगेट आउट ऑफ द 3, फर्स्ट स्टील्थ फ्रिगेट आउट ऑफ द 3 इज लॉन्च्ड बेसिकली, ठीक है ना। और इन गोवा द फिफ्थ एंड लास्ट ऑफ द ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, गोवा में फिफ्थ जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है सक्षम, इट इज बीइंग बिल्ट बाय एट गोवा शिपयार्ड, है ना। इट वाज लॉन्च्ड इनटू वाटर एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड टू इंडियन कोस्ट गार्ड बाय अक्टूबर 2021। तो सक्षम जो है, अगर आपको पता नहीं सक्षम क्या है, तो ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। और अगर आपसे पूछे कि हिमगिरी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ द 3 स्टील्थ फ्रिगेट, इट्स अ स्टील्थ फ्रिगेट, ठीक है ना। और ऑफशोर पेट्रोल वेसल आपका सक्षम है, गोवा में बना है, और ये आपका वो। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसके लिए ली गई है फिनकैंटीरी से। फिनकैंटीरी क्या है? इट इज़ एन इटालियन कंपनी जो कि डिफेंस रिलेटेड है, यही प्रोवाइड करती है फिनकैंटीरी। तो फिनकैंटीरी इज द कंपनी जो कि टेक्नोलॉजिकल नो हाउ प्रोवाइड करेगी।
रिलीज अवर फंड्स एमपीज अर्ज सेंटर। तो यहाँ एमपी लैड स्कीम की बात चल रही है, जिसमें एमपीज ने कहा है कि भैया हमारे फंड रिलीज करो। क्या होता है, एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ का फंड दिया जाता है, जो कि 2 किस्तों में दिया जाता है। याद रखिएगा, 5 करोड़ का फंड 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 2.5 करोड़ की 2 इंस्टॉलमेंट होती है, 2.5 करोड़ की वो दिया जाता है। एंड दिस फंड इज गिवन फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसका काम करना है, आप अपने जो चॉइस का आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा, आप वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये पूरा एमपी लैड स्कीम जो थी वो 1993-94 में स्टार्ट की गई थी। 1993-94 में स्कीम ये स्टार्ट की गई थी और ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स को डेवलप करने के लिए स्कीम की गई थी। बेसिकली ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स को डेवलप करने के लिए, जिसमें 5 करोड़ का फंड दिया जाता है। ठीक है ना। एनुअल फंड है, सॉरी इट्स एन एनुअल एमपी लैड फंड एंटाइटलमेंट जो है वो 5 करोड़ का, मैंने 5 साल बोल दिया। ओके, बट दैट इज एनुअल फंड। ओके, दैट इज एनुअल फंड, इसको याद रखिएगा। इट्स नॉट फॉर 5 ईयर्स, एनुअल फंड है ऑफ 5 करोड़। एनुअल फंड है फॉर 5 करोड़, तो ये याद रखना है। उसको थोड़ा करेक्ट कर लो अपनी कॉपी में, अगर आपने लिख दिया हो तो उसको करेक्ट कर लेना। एनुअल फंड ऑफ 5 ईयर्स है, हर साल 5 करोड़ रुपए। ठीक है ना। देन दे रिकमेंड एवरी ईयर। इसमें से 15% जो होते हैं वर्क, 15% जो काम होंगे वो आपके दे आर फॉर द एससी रीजन और 7.5% फॉर द एसटी रीजन। इस फंड का 15% आपको एससी रीजन्स में और आपका जो 7.5% है वो एरियाज बाय द एसटी पॉपुलेशन, तो वहां पे आपको खर्च करने की जरूरत है। ठीक है ना। लोकसभा मेंबर जो है दे कैन रिकमेंड द वर्क्स विद इन देयर कंस्टिट्यूएंसीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है दे कैन रिकमेंड विद इन द स्टेट ऑफ इलेक्शन एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे कैन रिकमेंड एनीवेयर इन द कंट्री। तो लोकसभा वाले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राज्यसभा वाले अपने स्टेट में और नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं पे भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना। तो ये भी एमपी लैड्स के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है, दो इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, याद रखेगा। मोर टेकर्स फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री की जो जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो ज़्यादातर लोग बेनिफिट ले रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो सर्वे हुआ उसमें ये पता चला कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पे लगभग 72% ऑफ द प्राइवेट पैनल्ड हॉस्पिटल्स आर लोकेटेड इन जस्ट 7 स्टेट्स। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 72% वो केवल 7 स्टेट्स में थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड कर्नाटका। और इसके अलावा एज पर द डेटा प्राइवेट हॉस्पिटल्स अकाउंट फॉर 63% ऑफ ऑल द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्लेम्स एंड 75% ऑफ द टोटल क्लेम वैल्यू। तो टोटल क्लेम वैल्यू का 75% प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल फ्रॉड भी ज़्यादा हुए हैं, दे आर मोर मेडिकल फ्रॉड्स इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्लस वो बहुत जल्दी लोगों को, पेशेंट्स को रिलीज कर देते हैं ताकि जो पोस्ट सर्जरी के कॉस्ट है उनमें कटिंग की जा सके। ओके, तो पोस्ट सर्जरी के कॉस्ट में कटिंग करने के लिए दे आर रिलीजिंग द पेशेंट्स अर्ली, वो पेशेंट्स को जल्दी छोड़ देते हैं। ठीक है ना। अपील अगेंस्ट दाऊदी बोहरा चाइल्ड कस्टडी नॉर्म्स। अब दाऊदी बोहरा चाइल्ड कस्टडी नॉर्म्स में एक अपील की गई है। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो जो बच्चे की कस्टडी है वो 7 साल के ऊपर से वो किसके पास चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली फादर के पास चली जाती है। तो यहाँ पे एक मदर है जिसने की अपील की कि ये गलत है, दिस इज नॉट राइट, दिस शुड बी बेस्ड अपॉन द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड। और ऐसा क्यों है, तो इस कम्युनिटी के लिए ये जो केस है ये केस किया गया है। दिस केस हैज़ बीन डन नाउ। अब देखते हैं कि इसका क्या जजमेंट आता है। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। यूएस लिफ्ट्स सूडान ऑफ द टेरर लिस्ट। तो यूएस ने क्या किया है कि सूडान को टेरर लिस्ट से बाहर हटा दिया है, मतलब कि अब सूडान जो है वो स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की ब्लैक लिस्ट में नहीं आता है। सूडान इज नाउ नो मोर इन द स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म ब्लैक लिस्ट, और वहां से उसको हटा दिया गया है। नाउ क्यों हटा दिया गया, क्योंकि सूडान ने भी रिसेंटली इजराइल के साथ बोला कि भैया हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। तो बस वही कारण था। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस